नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज देखेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत बार बहुविकल्पी में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसके दूसरी तरफ प्रकाश ना जा सके, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहला ऑप्शन सही है, कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो प्रकार से हल करेंगे कि यदि हमसे पूछा जा रहा है बहुविकल्पी में तो टिक मार देंगे प्रकाश का विवर्तन। दूसरे प्रकार से अगर हमसे पूछ लिया गया कि प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए, तो हम यही ऊपर वाली लाइन लिख देंगे, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। ये प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों प्रकार से प्रयोग करेंगे कि अगर जो परिभाषा पूछी गई है तो बहुविकल्पी के हिसाब से टिक लगाएंगे। अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो हम ऊपर वाला स्टेटमेंट में ही लिख देंगे, जो कि परिभाषा का काम कर जाएगी। जैसे कि नीचे व्याख्या दी गई है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव, नेचर, ठीक, यानी गुण। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप चाहें तो ये वाली भी परिभाषा लिखी जा सकती है, ये वाली भी परिभाषा लिखी जा सकती है कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को दो परिभाषाएं मिल जाती हैं। चाहे हम यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है, ठीक है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चाहे ये बात लिख दें, चाहे दूसरी परिभाषा ये लिख दें, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। दोनों में से कोई एक परिभाषा लिखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कण के समान, तरंग के समान, ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान होती है। जब तक कि क्वांटम सिद्धांत नहीं आया था तब तक लोगों को यह असमंजस था कि प्रकाश तरंग के हिसाब से चलता है या कण के हिसाब से, क्योंकि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण के हिसाब से चलता है और हाइगन्स ने बताया प्रकाश तरंग के हिसाब से चलता है। कुछ प्रयोगों में कण के हिसाब से किया जाता है, कुछ प्रयोगों में तरंग के हिसाब से माना जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग की प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। यानी कहने का मतलब है प्रकाश को ना पूरी तरीके से कण माना गया, ना ही पूरी तरीके से तरंग माना गया। क्वेश्चन नंबर 3, आपतन कोण,
परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपर्युक्त विवरण प्रकाश के किस नियम अथवा घटना से संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के विवर्तन से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि माना जैसे ये कोई समतल पृष्ठ है, ये कोई परावर्तक समतल पृष्ठ है और इस पे यदि कोई ये आपतित किरण आ रही है, उसी माध्यम में वापस जा रही है, तो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इसके बीच में एक अभिलंब डाला जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। और यहीं पर हम लोगों को ये चीज भी पहले से पता कर लेनी चाहिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को I से लिखते हैं, जिसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण R को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण R से लिखा जाता है, जो दोनों आपस में बराबर होते हैं। जो कि यहाँ पर पहले से मेंशन किया गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये भी नियम किसका है? प्रकाश के परावर्तन का। और आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ से एक चीज हम लोगों को पहले से मेंशन कर लेनी चाहिए कि अगर हमसे पूछ लिया जाए परावर्तन के कितने नियम होते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए, तो बोलना है परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। नंबर 2, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? नंबर 1, केवल एक और 2 दोनों, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2। इसमें से केवल कथन 1 सत्य है। जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में पहले से पढ़ रखा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब ना तो छोटा होता है ना तो बड़ा होता है, वो सदैव वस्तु के बराबर का बनता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर या उससे छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है।
उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में पहले हम कथन को देखेंगे एक्सप्लेन करके। जिस प्रकार गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जैसे मान के चलिए ये कोई गोली दर्पण है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर यानी कि बाहर की ओर अगर पेंट लगी हुई है तो यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, जैसा कि इसमें लिखा है परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर है, तो वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी सही है। जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, यानी गोली दर्पण में परावर्तन बाहर की ओर से होगा, यानी कि पेंट अंदर की ओर लगी हुई है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये कथन असत्य है, क्योंकि आभासी व्याख्या। तीसरा कथन असत्य, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है तथा प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर तथा उससे छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है तथा प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर या उससे छोटा बनेगा। जब इसकी थ्योरी पढ़ी जा रही थी तो उसमें थ्योरी में टेबल में ये सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन दर्शाई गई हैं, इसलिए इसको पढ़ने के पहले आपको एनसीईआरटी बुक को एक तरफ से एक्सप्लेन पढ़ना होगा, जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की जो साड़ी दी गई हैं उनको विधिवत समझना होगा, तभी आसानी से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टार्च, वाहनों के अग्रदीपों, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों के प्रतिबिंब को देखने के लिए, सेविंग दर्पण में। ठीक है, उपरोक्त में से सभी, इसमें तीनों कथन सही हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्चलाइट, सर्चलाइट का मतलब जिसको सर पे लगा के कुछ लोग ढूंढने जाते हैं, जैसे समुद्र के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है, या किसी खादान में जब जाते हैं तो सर के ऊपर टोपी के स्थान पर टार्च लगा देते हैं, उसे सर्चलाइट बोलते हैं। तथा वाहन के अग्रदीपों, प्रकाश में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे पर बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसको हम बहुविकल्पी के रूप में तो प्रयोग करेंगे ही, साथ में अगर हमसे पूछ लिया जाता है अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण की परिभाषा तथा उपयोग लिखिए, तो उपयोग में हम यही व्याख्या है पूरी व्याख्या को एक्सप्लेन कर देंगे। अवतल दर्पण की परिभाषा लिखने के बाद व्याख्या यही एक्सप्लेन कर देंगे, तो अवतल दर्पण के उपयोग का प्रयोग यही से निकल जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर अगला 7, किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। उत्तल और समतल किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्याख्या, छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई छोटी वस्तु, बहुत ऊंची वस्तु है, ऊंचे भवन है, ऊंचा पहाड़ है या पेड़ है, उसकी पूरी लंबाई को देखने के लिए हम लोग तीनों दर्पणों में से, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।